हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? तो चलो यार स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 10। लाइट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और हम लोग अब पहुंच चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। जी हाँ, उसके ऊपर के सारे इंटेंस क्वेश्चन, एग्जांपल, सब चीज हमने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज यार प्रीवियस वीडियो में जाके उसे देख लो, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है रिफ्रैक्शन, एनसीईआरटी के थ्रू देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यार हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता रखा है कि लाइट के चैप्टर में हमें दो फिनोमेना पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ना कि हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े हुए हैं, तो यार 10th में जो है काफी आसान लगता है हमें, ओके। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो चलो थोड़ा समझते हैं बात कि अभी तक मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपसे क्लास 10 के बेसिस पे पूछूं तो आप मुझे यही बताओगे कि लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब भी आप यही जानते हो, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ओके। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि लाइट अगर एक मीडियम में, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में चल रही है तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम को बदल के दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है तो क्या उस मीडियम में भी जाएगी तो उसी पाथ से ट्रेवल करेगी या पाथ अपना कुछ चेंज करेगी, ठीक है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर लाइट मेरी मान लो अभी एयर वाले मीडियम में चल रही है, ठीक है। एयर मीडियम में चलते चलते आगे उसके पास मीडियम आ गया वाटर का, तो क्या वाटर में जो लाइट मेरी है वो अपने पाथ से, एक्चुअल पाथ से डेविएट होगी या फिर उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे जाएगी? क्या होगा भाई? जब एयर से वो वाटर में जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगी, घटेगी ना, क्योंकि वाटर हमारा क्या डेंसर है और एयर हमारा क्या रेयरर है, ठीक है। बात समझ में आया? तो यार मैंने आपसे बोला कि जब यार मेरी लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में चल रही है, जैसे कि अभी मान लिया एयर में चल रही है, ठीक है। आगे मेरे पास वाटर है, आगे वाटर का मीडियम है, ओके। तो लाइट जब ट्रांसपेरेंट मीडियम में चल रही है और जब वो वाटर मीडियम में इंटर करेगी तो क्या दोनों मीडियम में लाइट की जो पाथ है, मतलब जैसे अगर लाइट इधर को एयर में चल रही है तो अगर यहाँ पे वाटर आ गया तो वाटर में भी ऐसे ही चली जाएगी या फिर कुछ डेविएट हो जाएगी, कुछ अपने पाथ को फॉलो नहीं करेगी? तो आप सोच के बताएंगे। तो आप देखेंगे ऐसा, अगर कुछ एग्जांपल से अगर हम लोग देखें कि अगर हम सिक्के को यार पानी में रखते हैं, तो सिक्के को अगर हम पानी में रखते हैं तो अगर देखते हैं ऊपर से तो हमें लगता है कि सिक्का उठा हुआ है, या फिर पानी के अंदर, टैंक के अंदर हम लोग रॉड को डाल दें, रॉड को फिर हम अगर बाहर से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि रॉड बेंड है। ये सब सारी चीजें हमें क्या बताती हैं? ये सारी चीजें हमें उस तरफ ले जाती हैं कि लाइट अपना पाथ डेविएट करती है जब अपना मीडियम चेंज करती है। बात समझ में आया? इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन समझ में आ गया? देखो, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में बहुत अंतर है। रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि लाइट हमारी किसी सरफेस पे टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस आ जाती थी जिस मीडियम से वो जाती थी। और रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि जिस मीडियम से लाइट जा रही है वो उस मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी और वहां पे कुछ अपना पाथ को डेविएट करेगी, अपने पाथ से डेविएट होगी, या तो नॉर्मल से टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। अभी आप इस पे फोकस करो कि जब लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को डेविएट करती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बेंडिंग ऑफ ray of light while passing from one medium to another medium, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ओके। जब हमारी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट होती है, अपने पाथ से बेंड होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चले, ओके। तो प्लीज नोट इट डाउन, द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो यार हम लोग इसे रिफ्रैक्शन को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि यार रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। देखो यार, मैंने बोर्ड पे बना रखा है दो पिक्चर। एक मेरे पास मीडियम नंबर 2 दैट इज वाटर, एक मेरे पास टैंक है, उसके अंदर वाटर फिल है, ओके। ब्लू कलर से वाटर फिल है, ब्लू कलर का वाटर होता है, ठीक है, समुद्र का पानी मान लेते हैं, ओके।
और बाहर हमारे पास मीडियम वन दैट इज एयर, मतलब बाहर इस टैंक के बाहर एयर है और इस टैंक में वाटर भरा हुआ है। ठीक, अब हमें पढ़ना है यार कि जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो बेंड तो होगी, लेकिन यार दो तरीके से बेंड हो सकती है ना, अभी समझ में आएगा, अभी आगे चलते हैं। ठीक, तो यार हमारे पास रे जो है वो एयर से वाटर में जा रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास इंसिडेंट रे हुई, इंसिडेंट रे ये आ रही है, कालू भाई हमारे इंसिडेंट रे सभी जानते हैं जो हमारे लेक्चर से पढ़ रहे हैं। ये हमारी इंसिडेंट रे हुई, ये हमारा इंटरफेरेंस हुआ, एयर वाले मीडियम और वाटर वाले मीडियम का ये मेरा मिलने वाला पॉइंट हुआ, ये इंटरफेरेंस हुआ। ठीक है, इंटरफेस। ओके, इस पॉइंट पे हम लोग ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? वही नॉर्मल यार जो प्लेन मिरर में ड्रॉ करते हैं, जो कनकेव मिरर में ड्रॉ करते हैं, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे नॉर्मल साहब हो गए जो कि ब्लू कलर से हैं। इस इंटरफेस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब मैंने बता रखा है अभी इसी लेक्चर में बताया है कि जब हमारी रिफ्लेक्शन का यही मतलब हुआ कि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो अपने पाथ से डेविएट होगी। तो ये इंसिडेंट रे आ रही थी, ठीक है, अब ये वाटर में इसको जाना है, तो वाटर में जाना है भाई साहब, तो इसका मीडियम, इसका मतलब बदलना है, ये अपना मीडियम बदल रही है तभी ना वाटर में जा रही है। अभी तो ये एयर में आ रही थी, अब वो वाटर में जा रही है, अपना मीडियम चेंज कर रही है। अपना मीडियम चेंज कर रही है, इसका मतलब अपना पाथ भी वो चेंज करेगी, अपना पाथ भी वो चेंज करेगी। अब इसके दो पाथ हो सकते हैं, एक पाथ तो ये हो सकता है, देखो ये इसका एक्चुअल पाथ हुआ। अगर यहां पे भी एयर होता तो ये लाइट ऐसी ही चली जाती, कोई डेविएशन शो नहीं करती, लेकिन ये एयर से वाटर में आ रही है, यहां का मीडियम पूरी तरीके से बदल चुका है, यहां पे आ गया है वाटर। समझ में आ रही बात? अब इसे अपने पाथ को बदलना है। ओके, अब देखो ये इसकी एक्चुअल पाथ थी, ये हमारा नॉर्मल। एक बात हम लोग याद रखेंगे, ड्रॉन, अच्छे से ये ट्रिक है आपको याद करने का, कभी भूलेगा नहीं आपको। ड्रॉन का मतलब क्या होता है यार, उस मतलब पे ना जाओ, इसके वर्ड पे जाओ, इसके अल्फाबेट पे जाओ, क्योंकि इसी से हम खोजने वाले एक ट्रिक और समझने वाले हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो किधर को बेंड होगी, या रेयर से डेंसर जाएगी तो किधर को बेंड होगी। ओके, तो आपको क्या याद रखना है? ड्रॉन एक ट्रिक है, जहां पे आप नोट्स बना रहे हो वहां पे आप लिख लो ड्रॉन, एक ट्रिक है याद करने के लिए, अभी समझ में आ जाएगा। ड्रॉन में यार डी का मतलब होता है डेंसर, आर का मतलब होता है आपका रेयरर, और ए का मतलब होता है, ए डब्ल्यू का मतलब होता है अवे, और एन का मतलब होता है नॉर्मल। मतलब जब हमारी इंसिडेंट रे डेंसर से रेयरर वाले मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से अवे ही जाएगी, मतलब नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, जब हमारी इंसिडेंट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। ओके, और इसका उल्टा, जब हमारी इंसिडेंट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होगी। समझ में आया? अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे इंसिडेंट रे रेयरर में आ रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है कि डेंसर से रेयरर? जाहिर सी बात है, एयर हमारा रेयरर है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, क्योंकि ये एक एयर हमारा क्या रेयरर है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब हमारी इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जब इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से टूवर्ड्स बेंड होगी, नॉर्मल के पास से जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल पाथ हुआ, रेयरर से डेंसर आ रही है तो नॉर्मल से टूवर्ड्स जाएगी, तो ये नॉर्मल से टूवर्ड्स, देखो ये इसका एक्चुअल पाथ, मतलब इधर से ही जाएगी, तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया। बात समझ में आ गया? अब देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल आई, दैट इज इंसिडेंट एंगल। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल आर, दैट इज रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोला? एंगल आई किसको बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल के बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। बात समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया पिक्चर? अगर मैं वाटर से एयर में लेके जाता रे, तब आप क्या बताते? तब मेरा रे डेंसर से रेयर में जाता तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम बेंड होता। अभी इसको पॉज करके नोट कर लो, इसके बाद हम लोग वाटर से एयर में लेके चलेंगे रे को। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू ड्रॉ द डायग्राम।
तो चलो यार इस बार हम लोग फर्स्ट मीडियम को लेंगे वाटर। नाउ वी आर टेकिंग द फर्स्ट मीडियम एज वाटर एंड द सेकंड मीडियम एज एयर। मतलब फर्स्ट मीडियम को हमने वाटर मान रखा और सेकंड मीडियम को एयर। इसका मतलब कि हम लोग इंसिडेंट रे को वाटर से एयर में लेके चलेंगे, यानी डेंसर से रेयर में लेके जाएंगे और समझेंगे कि क्या डेंसर से रेयर में जाने पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से अवे फ्रॉम बेंड होता, अवे की मतलब नॉर्मल से दूर बेंड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यार चलो लेके चलते हैं इंसिडेंट रे। ये मेरा यहां से एक इंसिडेंट रे चलता है बाहर की तरफ, ये मेरा इंसिडेंट रे हुआ। यहाँ पे इंसिडेंट रे था तो यहाँ से यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। बात समझ में आया, क्योंकि इंटरफेस है तो यहाँ पे एक नॉर्मल बना देते हैं। ये मेरा नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल हो गया। अब बताओ इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे डेंसर से रेयर में जा रही है। अगर ये वाटर है, बाहर भी वाटर होता तो मेरा इंसिडेंट रे कुछ इस प्रकार से चला जाता है एकदम बिना बेंड किए। ये इसका एक्चुअल पाथ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मीडियम हो रहा है चेंज, तो मीडियम चेंज हो रहा है तो पाथ भी चेंज होगा। अब बताओ किधर को जाएगा, डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब कि मेरा ये देखो, ये मेरा था इंसिडेंट रे और ये मेरा अवे फ्रॉम नॉर्मल है। तो नॉर्मल से पास जाने के लिए इधर से जाना पड़ता है बीच में से, लेकिन नॉर्मल से दूर जा रहा है तो इधर जाएगा। ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे हुआ। बात समझ में आया। इस बार इंसिडेंट एंगल कितना है, ये एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है, ये एंगल आर। ओके, क्लियर हो गया बात। मैंने आपको दोनों के समझा दिया कि जब डेंसर से रेयर में जाएगा तब भी दिखा दिया और रेयर से डेंसर में जाएगा तब भी दिखा दिया, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू ड्रॉ द डायग्राम। उसके बाद हम लोग चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो ही लॉ है रिफ्रैक्शन के। जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे, उसी तरीके से रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ है। फर्स्ट लॉ तो सेम है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का, सेकंड लॉ में अंतर है, सेकंड लॉ पूरी तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ समझते हैं यार। फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाइन द सेम प्लेन। जाहिर सी बात है, ये देखो यार, ये वाटर है, ये वाटर है आपका, ऊपर एयर, ये मेरा इंसिडेंट रे, ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में तो है जिस तरीके से रिफ्लेक्शन में थे, ठीक है। उसी तरीके से रिफ्रैक्शन में भी तीनों एक ही प्लेन में है। बात समझ में आ गया। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में दोनों में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्रैक्शन वाले प्रोसेस, रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना में इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, और रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। मतलब फर्स्ट लॉ एकदम सेम है वैसा जैसा कि रिफ्लेक्शन में था, ठीक है। बात करते हैं हम लोग सेकेंड लॉ की, सेकेंड लॉ की बात करते हैं। ओके, चलो सेकेंड लॉ को देखते हैं। ये आप पॉज करके लिख लीजिएगा इसे। सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं, बहुत आसान, इसमें कुछ है ही नहीं। चलो सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ के लिए मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा इस बार। ये देखो मेरा इंटरफेस हो गया, दो मीडिया का इंटरफेस हुआ। इंटरफेस मतलब समझ में आता है ना, जहां पे दो मीडिया मिलते हैं, दो मीडियम आपस में मिलते हैं, वहां पे हम बोलते हैं इंटरफेस। ओके, तो ये मान लिया मैंने, यहाँ पे मेरे पास है एयर और ऊपर है वाटर, ठीक। सेकेंड लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो यार इंसिडेंट रे आई डेंसर से रेयर मीडियम में इंटरफेस पे आई और यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। डेंसर से रेयर में आ रही है तो नॉर्मल से दूर को जाएगी। अगर मीडियम नहीं चेंज होता तो ये ऐसे ही जाती, बट मीडियम चेंज हो गया इसीलिए ये ऐसे चली गई, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल आई, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल आर, ठीक। सेकेंड लॉ हमसे यही बोलता है कि फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम एंड अ गिवन कलर ऑफ लाइट, क्या मैंने बोला, फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ सर्टेन पेयर of medium and given color of light, for a certain pair of medium and a given color of light, the ratio of, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखा है, the ratio of sin I and sin R is constant। बस खत्म। दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू के, एंड के इज व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आया। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई लाइट है, मतलब रेड कलर की लाइट है, आपको पता है व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनती है विबग्योर। ओके, अगर मेरे पास कोई लाइट है, या तो वो रेड कलर की है, या मतलब एक किसी पर्टिकुलर कलर की एक मेरे पास लाइट है। ओके, जैसे कि मान लिया रेडी है,
तो उसने बताया सेकेंड लॉ में यही कि फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम, अगर मेरे पास कोई दो मीडियम है, एक मेरे पास वाटर है, एक मेरे पास एयर, या फिर एक मेरे पास हनी है, एक मेरे पास वाटर, मतलब मेरे पास एक पेयर होना चाहिए मीडियम का, ठीक है, एक पेयर होना चाहिए फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम, ओके, एंड अ गिवन कलर ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट। उनका जो साइन आई और साइन आर का रेशियो होगा, साइन आई तो साइन तो समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब इसका हम साइन लेंगे और इसका आर का भी हम साइन लेंगे, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। अभी मैं आपको समझा देता हूं, अगर मेरी इंसिडेंट रे कुछ और एंगल बनाती नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे भी कुछ और एंगल बनाती, उस समय भी जो साइन आई और साइन आर का रेशियो होता वो उतना ही होता जितना कि अब है। समझ में आया बात? जैसे कि अगर इंसिडेंट रे यहां पे ना के यहां आती ऐसे, तो एंगल आई तो बढ़ जाता ना, यहां आ गई तो रिफ्लेक्टेड रे तो और ऐसे जाती, आर भी बढ़ गया, लेकिन अब भी साइन आई और साइन आर का रेशियो ही सेम रहेगा, रेशियो कभी नहीं बदलेगा। ये अगर इस टाइम आई डैश है और इस टाइम आर डैश, तो अब भी साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश, ये भी के की बराबर ही रहेगा जितना यहां पे था। यही बात ये बोल रहा है सेकेंड लॉ में, समझ में आया? सेकेंड लॉ में क्या होता है कि फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम एंड अ गिवन कलर ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को घबराओ नहीं, आपको बस सेकेंड लॉ समझ में आना चाहिए। सेकेंड लॉ क्या होता है मेरे भाई कि फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट, या एंड फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम एंड गिवन कलर ऑफ लाइट, ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे रेड कलर का मैं ले रहा हूं, इंसिडेंट एंगल रेड कलर का ले रहा हूं और रिफ्लेक्टेड एंगल मैं वायलेट का देख रहा हूं, ऐसा अगर आप करेंगे तो ये कांस्टेंट नहीं आएगा, ओके, बात समझ में आया? मतलब किसी पर्टिकुलर कलर के लिए ही ट्रू है, ऐसा ना करना कि इंसिडेंट एंगल आप देखते हैं वायलेट कलर से और रिफ्लेक्टेड एंगल आप देख रहे हैं किसी और कलर से, और आप फिर भिड़ा रहे हैं उसमें ये कि ये सही हो जाना चाहिए, तो ऐसा सही होने वाला नहीं है। उसने साफ साफ बोल रखा है कि फॉर अ सर्टेन पेयर ऑफ मीडियम एंड अ गिवन कलर ऑफ लाइट, ओके, द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट। बात समझ में आया? यही आपका सेकेंड लॉ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस लेक्चर को ये रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।